चलो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखना पिछले पीरियड में जो लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़े थे, वनस्पतियों में पानी के वहन को समझाओ, ये प्रश्न था। तो वनस्पतियों में पानी का वहन जलवाहक ऊतक की सहायता से हुआ था, जिसको हम जाइलम कहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पतियों में खुराक और अन्य प्रकार के पदार्थों का वहन समझाना है। देखना वनस्पतियों में खुराक तथा अन्य प्रकार के पदार्थों का वहन अन्नवाहक ऊतक की सहायता से होता है, जिसे हम फ्लेयम भी कहते हैं। अन्नवाहक ऊतक को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फ्लेयम कहा जाता है। अब देखना अन्नवाहक ऊतक की रचना के मुख्य घटक में चालनी कोशिका, चालनी नलिका और साथी कोशिका का समावेश होता है। मतलब इसकी रचना के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? चालनी कोशिका, चालनी नलिका और साथी कोशिका होता है। अब देखना वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खुराक बनाती हैं। अच्छा, वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खुराक बनाती हैं, तो वनस्पतियों के हरे भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खुराक बनाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नामक रंजक द्रव्य पाया जाए। आप लोग प्रकाश संश्लेषण इसके पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, या हरित लवण इसमें पाया जाए। तो ये वनस्पतियों के जो हरे भाग होते हैं वो वनस्पतियों के ऊपर की ओर स्थित होते हैं, ऊपर वाले भाग में स्थित होते हैं। वही चीज कह रहे हैं, वनस्पतियों में खुराक का वहन ऊपर की ओर से, देखना ऊपर से नीचे की ओर होता है। मतलब खुराक ऊपर की ओर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनता है, फिर उस खुराक की आवश्यकता वनस्पतियों के तने को भी आवश्यकता होती है, जड़ को भी आवश्यकता होती है, तो वहां से खुराक ऊपर से नीचे की ओर पहुंचाया जाता है। वही ऊपर से नीचे की ओर जो वहन होता है, उसी वहन को हम क्या कहते हैं? अधोमुखी दिशा में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर वहन होता है। अब देखना वनस्पतियों में अन्य प्रकार के लवण तथा खनिज, जो खनिज और लवण की आवश्यकता होती है, तो वनस्पतियां खनिज और लवण जड़ से प्राप्त करती हैं, मतलब नीचे से प्राप्त करती हैं। वही जमीन अन्य प्रकार के लवण तथा खनिज जिसे जमीन से प्राप्त करती हैं, उसका वहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, और नीचे से ऊपर की ओर होने वाले वहन को ऊपरमुखी वहन कहा जाता है। ठीक है। और देखना वनस्पतियों में जब खुराक और अन्य प्रकार के पदार्थों का वहन होता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जब ऊर्जा उसके पास रहेगी तभी इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकेगा, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वनस्पतियां यह ऊर्जा फ्लेयम से, जो फ्लेयम आपका है अन्नवाहक ऊतक, फ्लेयम से एटीपी के रूप में प्राप्त करती है। और एटीपी का पूरा नाम आप लोगों को मालूम है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वनस्पतियों में खुराक और अन्य प्रकार के पदार्थों का वहन समझाओ, इस तरह से आप लोगों को समझाना होगा। अच्छा, कभी कभी 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, वनस्पतियों में पानी और खुराक के वहन को समझाओ। तो ये दोनों प्रश्न जब मिलाकर पूछेंगे तो 4 नंबर का बनेगा। तो पानी के वहन में जो टॉपिक बताया था उसको, और खुराक के वहन में टॉपिक बताया था, इन दोनों को मिलाकर आप लोगों को लिखना रहेगा। अब है उत्सर्जन तंत्र, मतलब उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र की रचना का सचित्र वर्णन करो। उत्सर्जन क्या होता है? जब हम तमाम प्रकार के पदार्थों को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, तो उसमें से जो पदार्थ हमारे शरीर के काम लायक होते हैं, उन पदार्थों को हमारे शरीर की रक्त नलिकाएं या रक्त कण अवशोषण करके शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी बचते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, तो अनावश्यक हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं। अगर उस शरीर में लंबे समय तक टिके रहें तो शरीर के अंदर हानिकारक असर हो सकती है। तो ऐसे हानिकारक विषैले बिन उपयोगी पदार्थों को उत्सर्ग द्रव्य कहते हैं, और इन उत्सर्ग द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर देखना उत्सर्जन की परिभाषा है, हानिकारक बिन उपयोगी विषैले पदार्थ जिसका शरीर में कोई काम ना हो उसे उत्सर्ग द्रव्य कहते हैं, और जिसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र की रचना का सचित्र वर्णन करना है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र की आकृति आप लोगों को बनाना रहेगा। किताब में अच्छे से आकृति दिया हुआ है। वैसे मानव उत्सर्जन तंत्र की आकृति 8वीं की साइंस में भी आया था 1-2 बार, तो आप वहां पर भी बनाए होंगे, तो उसको आप लोग बना लेना। ठीक है। अब उसके बाद उसमें टॉपिक क्या क्या लिखना है? मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग वृक्क है, जिसको किडनी भी कहते हैं, जो एक जोड़ी होता है। वृक्क है जिसको हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, जो एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का मतलब 2 किडनियां पाई जाती है, 2 वृक्क हमारे पास होते हैं। अब मानव का जो वृक्क है सेम के बीज आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सेम के बीज आकार का होता है। ठीक है ना, सेम आप लोग जानते हैं ना, जो सेम की सब्जी खाते हैं उस आकार का होता है, और हल्के लाल बादामी रंग का होता है। ठीक है। और वृक्क से निकलने वाली जो नलिका होती है, मतलब वृक्क से नली निकलती है, तो जो वृक्क से नली निकलती है उस नली को मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो एक जोड़ी होता है। क्योंकि 2 वृक्क हैं, एक वृक्क से एक नलिका निकलेगी, दूसरे वृक्क से दूसरी नलिका निकलेगी, इसका मतलब 2 मूत्र वाहिनियां होती हैं, तो वही 2 है, इसलिए एक जोड़ी कहा जाता है।
अब देखना, मूत्र वाहिनी एक थैली में जाके खुलती है, मतलब एक थैली जैसे रचना होती है वहां जाकर खुलती है, जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। जहां पर यूरिन एकत्र होता है, जहां पर यूरिन एकत्र होता है उसी को मूत्राशय कहा जाता है। अब मूत्राशय एक छोटे से छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है और जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, और उसी मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर रहे यूरिन या हानिकारक विषैले पदार्थ को शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की रचना का जब सचित्र वर्णन करना हो तो चित्र के बाद ये टॉपिक आपको लिखना होगा। अब देखना, उत्सर्जन किसे कहते हैं, वनस्पतियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाओ। तो पहले हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन, जो ये परिभाषा था यही परिभाषा यहाँ लिखेंगे। हानिकारक उपयोगी विषैले पदार्थ जिनका शरीर में कोई काम ना हो उससे उत्सर्ग द्रव्य कहते हैं, जिसे शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखने के बाद वनस्पतियों में उत्सर्जन, तो देखना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से पादप अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है। पादप मतलब वनस्पतियां, तो जो वनस्पतियां जमीन के अंदर से जल का शोषण करते हैं तो सभी जल की आवश्यकता उनके शरीर में नहीं रहती है, जितनी आवश्यकता होती है उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ जल है जिनका उनके शरीर में कोई काम नहीं है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से उसको शरीर के बाहर निकाल देती है, और इसी के कारण से वातावरण का तापमान नियंत्रित होता है। वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं तो वातावरण का तापमान नियमित होता है, मतलब नियत बना रहता है, बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता है। अब इसे पृथ्वी ग्रह पर दिन और रात के तापमान में ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है, लेकिन वही आप बुध ग्रह पर चले जाओ तो बुध ग्रह पर दिन का तापमान लगभग 458 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वहां दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रीजन इसका यह है कि वहां पर कोई वातावरण नहीं पाया जाता है, कोई वनस्पतियां नहीं पाई जाती है, इसलिए वहां दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारे पृथ्वी के दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि वनस्पतियां पाई जाती हैं, वायुमंडल पाया जाता है, वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण के तापमान का नियंत्रण करती हैं। तो वही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से पादप अतिरिक्त जल को बाहर निकालती हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो पादप होते हैं अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका की रिक्तिका में संचित करते हैं। आप लोग पढ़े थे ना, कोशिका की रचना में वनस्पतियों की कोशिका की रचना का 90% भाग रिक्तिका का होता है। ठीक है ना, रिक्तिका मतलब खाली जगह। तो जो रिक्तिका होती है उसी रिक्तिका में अपने अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके रख देती है। अब देखना, अन्य अवशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन और गोंद, आप लोग देखे होंगे कुछ कुछ कक्षा की वनस्पतियों के छालों में से चिपचिपा पदार्थ बाहर की ओर निकलता हुआ आपको दिखाई देता है, उसी पदार्थ को रेजिन और गोंद के नाम से जाना जाता है, जिसको अपने पुराने जाइलम में एकत्रित करते हैं। तो ये जाइलम मतलब जाइलम का मतलब आपका जलवाहक ऊतक, जो जलवाहक ऊतक होता है, जो पुराना जलवाहक ऊतक हो गया, जो किसी काम लायक नहीं रहा, तो उस पुराने जलवाहक ऊतक में अन्य अवशिष्ट पदार्थ में रेजिन और गोंद वाले पदार्थों को एकत्र करती है वनस्पतियां। अब देखना, कुछ अवशिष्ट पदार्थ वनस्पतियां अपने आसपास की मिट्टी में भी मुक्त करती हैं, मतलब कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो अपने शरीर के अंदर होते हैं आसपास की मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। और ये कैसे मुक्त करते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वनस्पतियों के पत्तों में जाकर एकत्र हो जाते हैं, इसलिए पत्ते हल्के से पीले पड़ जाते हैं, और जब पीले पड़ जाते हैं तो उनका संपर्क वनस्पतियों से टूट जाता है, वो जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से अपने अवशिष्ट पदार्थों को आसपास की मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। तो वनस्पतियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाओ, तो ये टॉपिक आपको लिखना रहेगा। ओके।